घर अभी चावल बन रहे हैं। तो एक टाइम था जब मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी और मुझे पता नहीं था कि वो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन आप लोगों को पता है आजकल हर तीसरे इंसान में होता है और ये बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा, इतनी गंदी फीलिंग होती है। तो मेरा पहला जब मैं पहली बार डिप्रेस हुई थी वो था 10th क्लास में। एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में हैं, तो उनकी पोस्टिंग जालंधर से हुई थी रुड़की जब मैं 9th क्लास में थी। तो मेरे को 10th का एडमिशन यहाँ के एपीएस में डालना था, मतलब यहाँ के एपीएस में लिया मैंने। तो दोस्तों हुआ ये था कि जालंधर का माहौल, स्कूल का माहौल, वहाँ की पढ़ाई लिखाई, एटमॉस्फेयर, वहाँ के स्टूडेंट थोड़े हाई प्रोफाइल होते थे। पंजाब ठहरा तो पंजाबी लोग तो आपको पता है हर कोई काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर था, वहाँ के जैसे माहौल थे, पहनावा था, सेम वैसा मेरा ऑब्वियसली उस स्टाइल में मैं भी इन्वॉल्व थी। तो जब मैं रुड़की आई, रुड़की बहुत छोटा शहर है, मतलब इतना छोटा शहर है कि आप रुड़की में हर किसी को जानते हो। यहाँ पे बहुत लोग, मतलब यहाँ मैं रहती हूँ 2-3 किलोमीटर भी बहुत लोग हमें जानते होंगे। बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है। तो जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था स्कूल में, तो यहाँ का स्कूल का जो माहौल था ना वो वहाँ के स्कूल से बहुत अलग था। तो यहाँ की जो लड़कियाँ थी यहाँ तक की स्कर्ट पहनती थी, यहाँ तक की। तो मेरी स्कर्ट वहाँ पर घुटनों की, वहाँ पर अलाउड था कि घुटनों तक स्कर्ट होनी चाहिए। तो जब मैंने यहाँ के माहौल, अब यार 10th क्लास में बच्चे को क्या ही पता होता है कि यार स्कर्ट कितनी पहननी है, कितनी लंबी पहननी है, कितनी छोटी पहननी है। तो जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, पहले 1-2 दिन तो अब होता ही अटेंशन मिलती है, कोई नया बच्चा क्लास में आता है तो मुझे बहुत अटेंशन मिलती थी। शायद मेरा थोड़ा सा स्टाइल भी वैसा था कि स्कर्ट शर्ट जैसे हमारे वहाँ का पहनावा था, थोड़ा उस ढंग से मैं रहती थी। तो और वहाँ की लड़कियाँ इतनी उससे नहीं रहती थी, तो मेरा स्टाइल थोड़ा और उससे अलग था, पहनावा जो है जालंधर के अकॉर्डिंग था। तो जब मैं स्कूल, मेरा पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, धीरे धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ना अनकम्फर्टेबल सी करने लग गई थी। जैसे टीचर्स आके मुझे बोलती थी, मतलब वो कभी डायरेक्ट नहीं बोलती थी बट वो मतलब सरकास्टिकली मुझे टॉन्ट मारती थी, मेरी बुक्स में नोट दे देना, कॉपी डायरीज में नोट्स दे देना, मतलब मेरे को अलग नज़र से देखना, मुझे ऐसे देखना जैसे कि मैंने कुछ कर दिया हो। मतलब हर टीचर नहीं करता था, 1-2 टीचर थी जो मुझे लिटरली मेंटली हरास करती थी। तो पता नहीं, अब यार यकीन मानो ना मानो, ये जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स के बीच में बहुत गॉसिप होती है। जैसे स्टाफ रूम में गॉसिप करते रहते हैं सारा टाइम, फ्री टाइम में, कि किस के साथ क्या चक्कर चल रहा है। मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो हमारे स्कूल में ऐसे ही था। तो एक टीचर थी यार, वो मुझे बहुत परेशान करती थी, लाइक मेंटली टॉर्चर करती थी। मतलब उसको लगता था कि मैं ना मतलब सब लड़कों से बात करती हूँ फ़ोन पे, मतलब मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, मेरे सबके साथ चक्कर चल रहा है स्कूल में। पता नहीं उसको कौन बताता था कि मैं इससे बात करती हूँ। अब नॉर्मली मैं लड़कों से बात करूँगी तो मतलब उनको लगता था मैं लड़कों से ही बात करती हूँ। मतलब उस स्कूल में ऐसा होता था कि किसी लड़के से बात करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मैं किसी से भी बात करती थी, उनको लगता था मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, लड़कों में घुसी रहती है। तो यार उस मैडम की वजह से ना मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगने लग गया था, क्योंकि वो हमेशा मुझे नोटिस करती रहती थी। असेंबली में खड़े हो तो मेरी ड्रेस चेक करती थी, मुझे डिफ़ॉल्टर में डाल देती थी, नीचे बिठा देती थी सबके सामने, मतलब हर टाइम मुझे ऐसा नीचा फील कराते थे। मैं नई थी स्कूल में, तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी दोस्त था। अब कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था मैं अलग हूँ, मैं अजीब ही हूँ। मतलब मैं जितना समझ पाती हूँ अब कि उस टाइम बच्चों को ये लग रहा था कि मैं ऐसे ही हूँ, मतलब वैसी टाइप की लड़कियाँ नहीं होती, कैरेक्टरलेस टाइप। तो कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं जिसके साथ भी जाती थी वो मेरे को अलग ही तरीके से देखता था। तो फिर मैं ऐसे धीरे धीरे ना परेशान रहने लग गई। अब यार जब ऐसे माहौल में जब 100 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको अलग ही नज़र से, टीचर भी उसी नज़र से देख रहे हैं, बच्चे भी उसी नज़र से देख रहे हैं, कोई भी क्लास का टीचर आता है आपको अलग ही नज़र से देखता है। और पढ़ने में भी मैं इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब एवरेज और नालायक के बीच में जो कैटेगरी होती है ना वो थी मैं। तो यार अब मेरा स्कोर पढ़ने में भी इतनी, ऐसा नहीं था हमारी क्लास में बहुत नालायक बच्चे थे, पर टारगेट मैं ही होती थी कि ये तो पढ़ने में भी अच्छी नहीं है, इसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, मैं अंदर से ना ऐसे, मतलब अंदर से कैसे बताऊँ, खोखली होती गई। मतलब कॉन्फिडेंस एकदम लो, स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। एक टाइम तो मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, मतलब एक टाइम पे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं स्कूल जाती ही नहीं थी। मैं मम्मी के सामने रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरी मम्मी नहीं समझ पाती थी कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती। मैं लिटरली बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि वो मुझे इतना टॉर्चर करती थी। मैं चाहे कितना अच्छे से अपना होमवर्क करूँ, नोट्स बनाऊँ, वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गलती निकालती थी मेरी कॉपी में। मतलब मेरे को ऐसा डिफ़ॉल्टर, हमेशा अपने आप को डिफ़ॉल्टर ही फील करती थी। नेल्स चेक करती थी, 2 चुटियाँ नहीं बनाई है तो डिफ़ॉल्टर में खड़ा कर देती थी, शूज़ में थोड़ा पॉलिश नहीं है तो डिफ़ॉल्टर में खड़ा कर देती थी।
एक टाइम पे इतना बुरा लगता था, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। लिटरली मैं सोचती थी कि यार मुझे नहीं जाना। मैं मम्मी के सामने हाथ जोड़ती थी, मम्मी आज मैं रोज़ बहाने बनाती थी। एक कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, कभी पीरियड्स हो रहे हैं, मम्मी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ। धीरे धीरे मैं बहुत एक्सक्यूज़ बनाने लग गई थी। फिर धीरे धीरे मम्मी को भी लगा कि स्कूल क्यों नहीं जा रही। तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब अंदर से परेशान हो गई थी। मैंने कम से कम, मैं उस टाइम हट्टी कट्टी बच्ची थी। जब मैं जालंधर से आई थी, जालंधर से रुड़ के आई थी, तो मैं हट्टी कट्टी मोटी थी। और उस 10th क्लास की स्टार्टिंग में मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मेरा 6-7 किलो वजन कम हो गया था। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी। अब ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं थी, ऑलमोस्ट 12 महीने उस टीचर ने मुझे इतना टॉर्चर किया। सब टीचरों को लगता था कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। हालांकि मैं बात सबसे करती थी, क्योंकि मैं, तुमको पता है मैं कितनी फ्रेंडली हूँ, बचपन से ऐसी हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, अंकल हो, बूढ़े लोग हो, सबसे। तो मैं लिटरली मम्मी के सामने हाथ जोड़ती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो एक बार तो इतना ज़्यादा मैंने हल्ला कर दिया कि मेरे को स्कूल जाना ही नहीं। 3 दिन से मैं गई नहीं थी, तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। मेरी मम्मी ने डांट पीट के मुझे जैसे तैसे लठ बचा के मेरे जूते बांधे और मुझे स्कूल के लिए भेज दिया। तो मुझे अभी भी याद है कि शायद उसने मैंने कुछ काम नहीं करा था, ये सोच के कि यार अगले दिन तो छुट्टी मारूंगी। तो मैंने उसका होमवर्क नहीं किया था, उस टीचर का जो साइंस हमें पढ़ाती थी। तो मैं इतनी डर गई थी कि अब मैं, मतलब अभी तक मेरे को फील होता है कि मैं कितनी डर गई थी। तो मैं इतनी डर गई थी कि मैं स्कूल के बाथरूम में छुपी रही। मैं गई ही नहीं क्लास में जब तक उसका पीरियड था। मैं सोचो मैं 2 घंटे तक बाथरूम में छुपी रही, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ कहे ना, मुझे फिर से बेइज्जत ना करे 100 लोगों के सामने। मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता था वो मुझे कुछ भी कहे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मेरे साथ के बच्चों के सामने मेरे को इतना इंसल्ट करना, सरकास्टिकली बोलना कि तुम्हारा तो ध्यान कहीं और ही रहता है, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। तो फिर मैं बाथरूम में छुपी रही। मतलब वो दिन था जब मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझसे भेजा था, और मैं उस लेडी का, उस मैडम का सामना ना करना पड़े करके मैं 2 घंटे बाथरूम में छुपी रही। और वो जो डर था ना, वो बाथरूम में भी ख़त्म नहीं हुआ मेरा। मतलब बाथरूम तक डरी हुई थी मैं कि कहीं कोई ना आ जाए, कोई ना देख ले। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला कि कोई बात नहीं, चली जाए, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं चली गई थी, और उस दिन बहुत नॉर्मल दिन गया था। मतलब कुछ भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बस मुझे पता था कुछ होगा भी नहीं, पर एक डर होता है ना, वो डर उसी टाइम महसूस कर सकते हैं, आप निकाल नहीं सकता जब तक कोई तीसरा इंसान समझे ना। तो उस दिन जैसे तैसे मैं बच गई। फिर अगले दिन, मतलब एक एक दिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे लिए स्ट्रगल है, जंग है, कि उस माहौल में रहना। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था। मैं अकेले लंच करती थी, अकेले घर जाती थी, अकेले साइकिल से घर जाती थी, अकेले घर से स्कूल आती थी, अकेली रहती थी। फिर अगले दिन ये हुआ कि मेरे को फिर से स्कूल जाना था। अब मैंने जैसे ही बताया कि हर एक दिन मेरे लिए स्कूल जाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो अगले दिन स्कूल गई, तो मैंने सोच लिया कि आज मैं बंक करती हूँ स्कूल। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला बंक था स्कूल करने का। और मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। और मेरी दीदी ने मुझे हमेशा, मैं रोज़ सुबह स्ट्रगल करती थी कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, तो मेरी दीदी ने उस दिन मुझे 100 रुपये दिए थे, ये ले स्कूल जाओ और कुछ खा लेना। तो मैंने सोचा मेरे पास 100 रुपये भी हैं और स्कूल भी नहीं जाना है। तो फिर मैंने क्या किया, 20 रुपये की चॉकलेट ली, मुझे अभी भी याद है, 20 रुपये की उस टाइम कैडबरी की थोड़ी बड़ी चॉकलेट आती थी, और चिप्स लिए, बाकी 60 रुपये मैंने बचा के रखे। तो मैंने चिप्स और चॉकलेट लिया और मैं चली गई वो नहर की तरफ। मतलब नहर में साइकिल थी उस टाइम, साइकिल चली। मतलब पूरा दिन एकदम मस्त गुजर रहा था, मस्त धूप सेक रही थी, जहाँ मन कर रहा था रुक रही थी। मतलब बेसिकली मैं मंदिर के आसपास ही थी, क्योंकि लोग रहते थे, तो ज़्यादा अकेले भी ठीक नहीं था। तो मैं बहुत मज़ा कर रही थी अकेले, मुझे इतना मस्त लग रहा था। मैं सोच रही थी कल भी ऐसा ही करूँगी। तो फिर धीरे धीरे मतलब पूरा दिन निकालना मेरे लिए मुश्किल होता गया, बहुत मुश्किल होता गया। चल 2 घंटे मज़े कर लिए, 3 घंटे मज़े कर लिए, भयंकर पूरे 6-7 घंटे बिताने पड़ते थे। तो मैंने सोचा थोड़ा आगे चली जाती हूँ, तो मैं साइकिल लेके थोड़ा आगे तक चली गई, बहुत दूर खेतों में। वहाँ पर सिर्फ सड़क थी और इंसान नहीं थे, और बस खेत थे। तो वहाँ पर मैं जब गई तो एक बंदा बाइक में पीछे आ रहा था। उसने मेरे साथ ही उसने मतलब 2-3 राउंड मार के चला गया। वो मुझे नोटिस कर रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। छोटी ही थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, 10th में कितने बड़े होते। तो
तो उसने मुझे नोटिस किया। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस मतलब मेरी साइकिल यहाँ थी, यहाँ पर खड़ा होकर पूछने लग गया कि बात करनी है। मुझे समझ नहीं आया क्या बात करनी है। कह रहा है बात करोगी? मैंने कहा क्या बात करूँगी? मैंने कहा नहीं मैं घर जा रही हूँ, मैं बहुत डर गई, मैं इतनी सहम गई। कह रहा बात कर लो, कुछ बात करनी है आपसे। वही मेरी ऐसी फटी। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, साइकिल ऐसी घुमाई, एकदम एरोप्लेन जितनी स्पीड में घुमाई। मुझे अभी भी याद नहीं मैं कितनी तेज़ भगा के गई साइकिल। सीधा जैसी मार्केट में पहुंची तब जाके मैंने सांस ली। उस दिन जो मेरे साथ हुआ, अगर सोचो मतलब उस आदमी की और नीयत ख़राब हो जाती तो मुझे उठा के पता नहीं कहाँ ले जाता। उस दिन मैंने कान पकड़ लिया, भैया आज के बाद स्कूल बंक नहीं करना। उसके बाद पूरा दिन निकालना था मुझे, शाम तक 2 बजे तक क्या करती। मैं घर आ गई, मम्मी ने कहा आज घर क्यों आई जल्दी? मैंने कहा मेरी प्रिंसिपल मर गई। तो फिर मेरी मम्मी को क्या ही पता लगता है। कह रही अच्छा। मैंने कहा प्रिंसिपल मर गई तो 2 दिन की छुट्टी मिली है। तो उसके बाद फिर 2 दिन मैंने मज़े करे, फिर अगले दिन फिर सफ़र करते करते गई। तो ये मेरी पूरी स्टोरी थी जब 10th का टाइम था, जब मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। मेरा कम से कम 6-7 किलो अच्छा खासा मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा बच्चा अगर अचानक से ऐसा हो जाए छोटा पतला सा, तो आप समझ सकते हो कि कितना अंदर से परेशान होगा। तो आज भी उस टीचर के बारे में जो मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी कितना अच्छा टाइम था उसने मेरा कितना अच्छा टाइम इतना बर्बादी में बदला है ना। उस औरत ने इतना बर्बादी में बदला है, कभी ना मिले मुझे, वो दिखे भी ना कभी। 10th कितना इम्पोर्टेंट होता है हम सबकी लाइफ में। फिर भी मैंने लास्ट टाइम ठीक ही स्कोर किया था, मेरा इतना बुरा भी रिजल्ट नहीं रहा। फायर जो बीच के टर्म्स होते हैं ना, जिसमें एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम, उसमें मैं फ़ेल हुआ करती थी क्योंकि क्या ही पढ़ाई करती। मनी सारा डर में गुजरा है, मेरा पूरा टाइमिंग डर में गुजरा है। तो इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो बचपन की कुछ चीज़ें ना अभी भी इंसान को इतना कमज़ोर बनाती है ना। तो यार बचपन बहुत खूबसूरत चीज़ है कि एक अच्छे मोमेंट जब आपको याद आते हैं ना, तो आपके पूरे शरीर में एक पॉजिटिविटी रहती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है। जब बचपन ही ऐसा गुजरा हो कि ऐसे परेशान हुए थे वैसे परेशान हुए थे, तो इसलिए बच्चों को ना, टीचर्स को ना, बच्चों को, हर एक बच्चों को ना अपने बच्चे जैसा समझना चाहिए। टीचर्स के लिए भी अलग से ख़तरनाक इंटरव्यू होना चाहिए, मतलब IAS लेवल का इंटरव्यू होना चाहिए, तभी टीचर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि यार बच्चों का भविष्य टीचर्स के हाथों होता है। पेरेंट्स तो कितना ही ध्यान देंगे, बट असली शिक्षा तो टीचर्स भी देते ही हैं। पूरा फूल जैसा बचपन होता है और उसी बचपन को ऐसे निचोड़ दो, मसल दो, कुचल दो, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लग पड़ती है। तो इसलिए ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रही हूँ, उन सभी पेरेंट्स टीचर्स के लिए बना रही हूँ जो समझें बच्चों को भी। यार बच्चों को कभी नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है ये, क्यों इतने चेंजेस आ रहे हैं। तो समय के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो बहुत चीज़ें बदलती है, रैंडमली चीज़ें बदलती है, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए पेरेंट्स को, टीचर को। हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, गलत करे सही करे बच्चों को सपोर्ट करो। बस बच्चों के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दो कि वो किसी की, बड़े होकर उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े वो। तो आज के लिए इतनी वीडियो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी, ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे सेम फीलिंग के साथ उन्होंने अपने स्कूल्स कॉलेजेस चीज़ें फेस करी है, डिप्रेसिंग टाइम। तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो शेयर ज़रूर करना। बाय।